तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण जुनेजा। कामयाबी हासिल करने के लिए कोशिश तो सिर्फ पहली सीढ़ी होती है और हमारे शो में हम ऐसे सेलिब्रिटीज़ को लेके आते हैं जिन्होंने ना जाने कितनी कोशिशें की हैं कामयाबी तक पहुंचने के लिए। तो आइए आज मिलते हैं हमारे गेस्ट से। कोशिश से कामयाबी तक। दिया मिर्जा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक उम्दा और लाजवाब कलाकार। दिया ने 18 साल की कम उम्र में ही वो कर दिखाया जो 29 साल से किसी भारतीय सुंदरी ने नहीं किया था। दिया ने जीता मिस एशिया पैसिफिक का खिताब और बस यहीं से शुरू हुआ दिया का फिल्मी सफर। दिया ने अपने आज तक के करियर में कई हिट फिल्में दी हैं, जैसे कि रहना है तेरे दिल में, तुमको ना भूल पाएंगे, तुमसा नहीं देखा, परिणीता, लगे रहो मुन्ना भाई, हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, शूट आउट एट लोखंडवाला के अलावा कई और अब दिया ने अपने करियर में प्राप्त किया एक और खिताब अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरू करके। अपने इस सफर में कितनी कोशिश की दिया मिर्जा ने, आइए जानते हैं खुद उन्हीं से। कोशिश से कामयाबी तक। तो ये थी दिया मिर्जा और अब हम उनसे बात करेंगे उनकी कोशिश से कामयाबी तक के बारे में। दिया, हाय। Thank you so much. Not at all. Pleasure to see you. Oh my God. तुम इतने सालों के बाद अभी भी इतनी खूबसूरत कैसे लगती हो? मुझे ये बताओ पहले। जैसे आप लगते हो। Oh my God. एक्चुअली इतने साल हुए नहीं है ना। I know. That's also true. एक परसेप्शन बैठ जाता है I क्योंकि think. तुमने बहुत यंग एज में अपना करियर स्टार्ट किया था। I think 16 years. Yes, absolutely. मैं तो 16 उसके साल बारे की में ही हम बात कर लेते हैं पहले। Sure. कहाँ से शुरू हुई ये पूरा सिलसिला जो आपको इतने बड़े मकाम तक ले आया? अगर सोचने जाऊँ तो एक झगड़े से शुरू हुई। मैं 14 साल की थी और मुझे कुछ चाहिए था जो एक्चुअली जूतों की दुकान में मैं गई थी और मैंने उसमें जूते देखे थे, कुछ काफ़ी महंगे जूते थे। और जब मैंने घर जाकर अपनी मॉम से कहा कि मुझे ये जूते ख़रीद के दे दो तो वो बहुत डांटी मुझे, कहा कि पैसे झाड़ पर नहीं उगते, क्या मतलब है इतने महंगे जूते मैं तुमको 14 साल की लड़की को ख़रीद के दूंगी, मैं बिल्कुल नहीं देने वाली। और मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि मैं वैसे तो डिमांडिंग थी नहीं, बहुत कम होता था कि मैं कुछ मांग लेती थी। तो बड़े गुस्से में आकर मैंने कहा देखना आपसे मैं कभी पैसे नहीं लूँगी, एक दिन मैं अपने खुद के पैसे कमाऊँगी और जब मैं 18 साल की होंगी मेरी खुद की गाड़ी होगी और जब मैं 21 साल की होंगी अपने खुद का घर होगा। और एक फितूर में मैंने कह दिया एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी लाफ्ड, बिल्कुल आपकी तरह। और शी सेड बहुत खूब, ज़रूर खुद के पैसे कमाओ और ख़ुद की चीज़ें ख़रीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब तुम्हें ये जूते नहीं मिलने वाले। एंड आई थिंक देयर वाज दिस एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था कि मैं अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर लूँ। और ये इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे चीज़ें चाहिए थी, तो ये तो मैंने ठान लिया था कि मैं पैसे कमाऊँगी। तो जब मैं कुछ 10th ग्रेड के मैंने बोर्ड एग्ज़ाम्स कंप्लीट करने के बाद जो एक लंबा वेकेशन आता है 11th 12th स्टैंडर्ड करने से पहले, उस टाइम पे उस दौरान मुझे किसी ने मॉडलिंग का ऑफ़र दिया था और मैं गई, एक फ़ैशन शो था
तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और फिर बड़े आसानी से एक फ़ैशन शो में काम करने 2-3 घंटे का काम था और मुझे काफ़ी पैसे मिल गए और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये तो बड़े आसानी से मिल गए मुझे। बाकी सब लोग बड़ी मेहनत करते हैं। आसान नहीं होता है इतना पैसा कमाना। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ आया जहाँ पर मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिल रही थी, पैसे भी हाथ लग रहे थे। मैं वो पैसे जमा करने लगी क्योंकि मेरा एक था ना कि मैं खुद की गाड़ी और घर लूंगी, हाँ, खुद का घर। और फिर मैं कुछ जब 16.5 साल की थी तब मुझे लगा नहीं, मुझे कुछ सीरियस करना चाहिए अपने लाइफ के साथ। ये मॉडलिंग में मज़ा नहीं आ रहा है। मतलब हाँ, इट्स नाइस, यू लुक गुड, यू फील गुड, लेकिन आई वॉन्ट टू बी टेकन सीरियसली। एक जॉब ओपनिंग दिखी मुझे जहाँ पे एक मल्टीमीडिया स्टूडियो था हैदराबाद में, नया खुला था और उन्होंने एक टच स्क्रीन कियोस्क इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में, जिसमें मुझे उसके पास खड़े होकर एक हफ्ते तक जितने भी विजिटर्स थे, एक बुक स्टोर में उसको रखा था और कहा था कि आप इसके पास खड़े रहेंगे, इसके सारे फीचर्स आपको ठीक से समझ लेने हैं और जब भी कोई कस्टमर दुकान में आता है उनको ठीक से आपको समझाना है कि इसके फीचर्स क्या हैं। और जो उस कंपनी के ओनर थे उन्होंने मुझे देखा ये करते हुए। फिर जब मैंने 7 दिन के बाद अपना पे चेक लेने के लिए मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या तुम कॉलेज करते करते हमारे साथ काम करना चाहोगी, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू वर्किंग विद अस। तो मैं बड़ी हैरान हो गई। मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप मुझे फुल टाइम रखोगे, लेकिन मेरा कॉलेज तो सुबह 8 बजे से 1:30-2 बजे तक चलता है, फिर मैं फ्री हो जाती हूँ तो मैं आ पाऊँगी। तो इसे नॉट अ प्रॉब्लम, तुम बहुत मेहनती हो और बोल बहुत अच्छा लेती हो तो तुम आ जाओ। तो मुझे 16 साल की उम्र में एक विजिटिंग कार्ड मिल गया छप के अपने हाथ में, दिया मिर्ज़ा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। और मॉडलिंग भी चल रहा था, मैं डॉक्टर नीरज मल्टीमीडिया स्टूडियोज़ पे काम भी कर रही थी, कॉलेज भी जा रही थी। और टाइम्स ऑफ इंडिया से कॉल आया कि हमारा मिस इंडिया मिलेनियम पैजेंट होने वाला है 2000, द न्यू मिलेनियम। तो हम चाहते हैं कि हैदराबाद से आप पार्टिसिपेंट बनकर आ जाएं। सामने से इनविटेशन मिल रहा था। तब मैं घर गई और मैंने अपने मॉम और डैड को दोनों को बताया कि ये ऑफ़र आया है सामने से। तो मॉम तो बड़े गुस्से में आ गई। उन्होंने कहा ये सब बकवास है, क्योंकि ब्यूटी वाज नेवर रेलेवेंट इन आवर लाइव्स। मेरे अंदर कभी भी ये एक कॉन्शियस अवेयरनेस नहीं था कि मैं खूबसूरत हूँ या मुझे अपनी खूबसूरती को लेकर कुछ करना है। तो एक बहुत लीथल कॉम्बिनेशन था वो, क्योंकि सडनली मैं एक ऐसे मोड़ पे थी जहाँ पर मुझे बैंगलोर लॉ स्कूल जाना था और मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया से ये मौका मिला था। एंड मेरी मॉम ने तो कह दिया कि बिल्कुल नहीं, लेकिन अब्बा ने बोला कि नहीं, इसको जाने दो, एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा उसे, एक नए शहर जाएगी, अकेले रहना सीखेगी, बहुत कुछ सीख कर आएगी। आपको नहीं लगता कि मुस्लिम होते हुए आपके अब्बा काफ़ी लिबरल थे? ही वॉज। एक मुस्लिम हाउस होल्ड में एक नज़रिया होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन क्योंकि हमारे अब्बा इतने लिबरल, इतने फॉरवर्ड थिंकिंग, इतने बैलेंस्ड और इवॉल्व्ड इंसान थे, ही नेवर लेट मी स्टॉप और होल्ड बैक। मुझे याद है कि उन्होंने ही कहा था बहुत वेहमेंटली मॉम से कि जाने दो, तुमने इसको बड़ा किया इंडिपेंडेंट होने के लिए। You've empowered her. Let her be. Now let her be. Let her find her wings. Let her discover her path. ये नहीं कि because you believe she's an intelligent girl, she has to only pursue the path that you believe she should. So he really encouraged me to go. And मैंने जो पैसे जमा किए थे, मैंने मॉम को बोले ये मत सोचना कि अभी मुझे बॉम्बे जाना है तो मुझे आपको पैसे देने होंगे या कपड़े ख़रीदने होंगे या मेकअप ख़रीदना होगा, कुछ आपका खर्चा बिल्कुल नहीं होगा, मैं अपना देख लूँगी क्योंकि मैंने पैसे जमा कर रखे हैं। तो मैं अपने खुद के पैसे से मैं बॉम्बे आ गई। और तब मिस इंडिया पैजेंट में आपको रहने के लिए जगह नहीं मिलती थी, कुछ नहीं। ये आज जो बहुत चेंज हो गया, बहुत कमर्शियल हो गया है, बहुत सारी एडवांटेजेस आ गई हैं, स्पॉन्सरशिप्स बहुत हैं। आपके टाइम पे ग्रूमिंग वगैरह कराते थे? हाँ, तो 1 महीना आपको बॉम्बे में रहना पड़ता था। तो मैं कफ परेड पे पीजी के तौर पर किसी के घर पे रही
शैरन करके एक लेडी थी जो हमारे अब्बा के फ्रेंड के ऑफिस में काम करती थी, बहुत अच्छी लेडी थी, और मेका टावर्स में उन्होंने उनका एक बहुत सुंदर अपार्टमेंट था, तो मुझे वहाँ रहने का मौका मिला। ओके। तो ये ज़िंदगी में पहली बार एक नए शहर में अकेले, मेका टावर्स कफ परेड से हमको जाना पड़ता था कार, और अकेले ही ट्रैवल करते थे। पहली बार लोकल ट्रेन में चढ़ी मैं, पहली बार अपने आप पैसे कैसे संभालते हैं, राशन कैसे करते हैं, कितना खर्चा आज करना है ताकि इतने पैसे बचे कि कल का खर्चा निकल पाए, वो एक महीने के लिए कैसे संभालने हैं पैसे। और फिर ऑफ कोर्स मिस इंडिया के साथ ग्रूमिंग प्रोग्राम में बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन वो बहुत खूबसूरत एहसास था, क्योंकि मैंने 6 पेज की चिट्ठी लिखी थी अपनी मॉम को वहाँ से, ये कहते हुए कि आपने आज तक मुझे जो कुछ सिखाया है वो सब ये लोग मुझे यहाँ सिखा रहे हैं। ओह वाह। और इट वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल डिस्कवरी। अच्छा, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, हम तीनों उसी तीनों उसी साल में। इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। इंडिया में एक लैंडमार्क है कि ब्यूटी के वर्ल्ड में 3 विमेन थी जो जाके, गर्ल्स थी जिन्होंने जाके कि खिताब जीते उसी एक साल में। सो वर यू फ्रेंडली विद देम? आपका उनके साथ मिलना जुलना था, और कैसे रहा वो रिश्ता? बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जब मैं आई थी पार्टिसिपेट करने के लिए, तो मैं आई थी एक एक्सपीरियंस जोड़ने के लिए, मैं जीतने नहीं आई थी। एज अनबिलीवेबल एज दैट मे साउंड, मैं जीतने नहीं आई थी। मुझे बड़ा मज़ा आया कि 24-26 लड़कियां थी देश के अलग अलग शहरों से, सबके अलग एम्बिशंस एस्पिरेशंस थे। प्रियंका सबसे ज़्यादा एम्बिशियस थी हम सब में से। अच्छा। वो बरेली की थी, वो चाहती थी कि वो जीते, उसका बहुत क्लियर था। शी वाज वेरी कम्पिटिटिव एंड वेरी एम्बिशियस, and it was very interesting to see how different personality types were finding friendships in that 1 month. लारा और मैं बहुत क्लोज हो गए उस दौरान। इनफैक्ट जीतने के बाद काफ़ी महीनों तक लारा और मैं दोनों साथ में एक अपार्टमेंट में रहते थे। अच्छा। जो एक मैच बॉक्स के साइज़ का था। अच्छा। लेकिन ये बताइए कि इस एक्सपीरियंस ने आपको कैसे चेंज कर दिया? मैं एक बहुत ही सिंपल घर की, बहुत ही सिंपल लाइफ जीने वाली लड़की, रातों रात जो मीडिया अटेंशन मिलता है, जो काम जिस तरह के मिलते हैं, आप सडनली आप लाइमलाइट में आ जाते हो, सब आपके ऊपर नज़रें होती हैं, फिल्मों की ऑफ़र्स आने लगी, हम ऑफ कोर्स ग्रूम कर रहे थे अपने आप को इंटरनेशनल पैजेंट के लिए। बहुत तब्दीलियाँ आई, बहुत नज़रिए बदले, लेकिन आई थिंक एक बहुत ओवरवेलमिंग, एक कांस्टेंट एहसास था ग्रैटिट्यूड का, कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे ज़िंदगी में इतनी तेज़ी से इतनी तब्दीलियाँ आ जाएंगी, इतने बदलाव आ जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है आपसे ये बातें करते हुए, लेकिन इस वक्त हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। हाँ। इसके बाद वापस इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कोशिश से कामयाबी तक में, और हम बात कर रहे हैं दिया मिर्ज़ा से। तो आप ब्रेक से पहले कह रही थी कि आपकी ज़िंदगी में एकदम एक बदलाव आ गया, एक टॉर्नेडो की तरह, मतलब सब कुछ बदल गया जैसे ही आपको ये खिताब मिल गया। तो प्लीज़ बताइए क्या चेंजेस थी वो, और आपको कैसा लगा? पहले तो बहुत एक्साइटमेंट हुआ, बहुत, क्योंकि इतनी सारी अच्छी चीज़ें हो रही थी, शूट्स हो रहे थे, शोज़ हो रहे थे, ट्रैवल, दुनिया के नए नए कोने देखने को मिल रहे थे, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों एक अंदर से एक किस्म का एक डर लगा रहता था, एक खालीपन का एहसास होता था, क्योंकि आप घर आते थे देर रात या काम के बाद, और किसी के साथ बात करने के लिए कोई घर पे नहीं रहता था, माँ नहीं होती थी कोई रोक टोक करने के लिए या डांटने के लिए या प्यार देने के लिए, या खाना, गरम खाना, उफ, मैं गरम खाना इतना मिस करती थी, घर का बना हुआ गरम खाना। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको घर पे मिलती हैं
अपने और माँ आप- माँ you बाप take के them for साथ granted. you take them for granted. हाँ. So I think the first thing that happened was I became acutely aware of how much my parents had done for me and how grateful I needed to be for all of that. फिर international contest, 26 countries, कोई chaperone नहीं, कोई माँ बाप नहीं, कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं, आप वहाँ पर अकेले हो और वहाँ पर बड़ा और competitive अलग-अलग होता है। languages के लोग हैं, अलग-अलग languages countries से की लोग आए लड़कियाँ, हैं। अलग-अलग कंट्रीज़ की, और बहुत सारी वो इवेंट बहुत एक्शन पैक्ड होता है क्योंकि हाँ। उनके स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, आपके शूट्स होते हैं, आपको ट्रैवल करना पड़ता है, आप खुद एक अपना शेड्यूल, मेकअप कर रहे प्रॉपर हो। शेड्यूल बना होता है रोज का कि ये हाँ, करना है। और बड़ा डर लगता था, रोज मैं सोती थी। अच्छा, जब- और अब्बा ने एक बहुत खूबसूरत 4 लाइन लिख के दी थी जो मेरे बेड साइड पे होती थी। हाँ। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. Robert Frost की लाइन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो मैं वो रोज पढ़ती थी, मुस्कुराती थी और सो जाती थी। अच्छा बताइए, जब आप जीती तो स्टेज पे जब अनाउंस किया गया आपका नाम, तो क्या फील हुआ आपको उस वक्त? रिलीफ, ये जो 1 साल से मेहनत चल रही थी किसी जगह पहुंचने के लिए, वो ख़त्म हो चुका है। जब मैं वापस गई उस रात अपने होटल रूम, तो मॉम का फ़ोन आया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई स्पोक टू समबडी फ्रॉम होम, हाँ। और मैं बहुत रोई। और मैंने कहा कि आज मुझे एहसास हो रहा है कि खुशी तभी इंसान होती है महसूस कर सकता जब है जब अपने साथ अपना में हो। कोई हो जिनके साथ आप शेयर कर सकें। करेक्ट। वापस आके ऑब्वियसली 1 साल टाइम्स ऑफ इंडिया ने आपकी देखभाल की होगी, बहुत मतलब- सारे फिल्म ऑफर्स आने लगे थे हाँ, तब तक। हाँ। और इनफैक्ट लारा, प्रियंका और मेरे बीच, हम तीनों के बीच में, आई वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट फिल्मिंग। ओके। तो मैं हैदराबाद में थी और मेरा ये बिग इंटरनेशनल विन सेलिब्रेट किया जा रहा था हैदराबाद में। और उसी रात को अनुपम खेर जी और अनिल कपूर जी उसी होटल में थे जहाँ पर ये बहुत बड़ी पार्टी मेरे लिए होस्ट की जा रही थी। लॉबी में मैं अपने गाड़ी में जाने वाली थी और अनुपम जी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि कंग्रेचुलेशंस, आई एम अनुपम खेर। तो मैंने कहा सर आपको तो मैं जानती हूँ, आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको ही, सर ऑफ कोर्स, लेकिन अब हम भी आपको जानते हैं, आपने अभी इतना बड़ा खिताब जीत कर आप आई हैं। तो ही सेड फिल्मों में काम करना चाहोगी? तो मैंने कहा ऑफर्स तो आ रहे हैं पर मैंने उसके बारे में अभी तक एक्चुअली सोचा नहीं था क्योंकि मैं अपने पैजेंट के लिए प्रिपेयर कर रही थी। और उन्होंने कहा क्या मैं आके आपके पेरेंट्स से मिल सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको अपने फर्स्ट फिल्म में, मैं अपनी फिल्म में कास्ट करूँ। और फिर वो आ गए घर टू मीट माई पेरेंट्स। मैं बॉम्बे वापस आ गई थी शूट्स के लिए। एंड ही वेंट एंड ही सैट एंड ही मेट माई पेरेंट्स एंड ही कन्विंस्ड देम दैट ये एक अच्छी जगह है, यहाँ पे अच्छे लोग हैं। बहुत सारी जो परसेप्शंस होती हैं फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, एक लड़की के लाइफ को लेकर, वो सब गलत हैं। और उन्होंने बेसिकली उनको ये एहसास दिलाया कि मैं गारंटी, पर्सनल गारंटी लेता हूँ कि उनका ख्याल, और उनको कभी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, उनका ख्याल रखेंगे हम, और उनको एक अच्छे माहौल में काम करने का मौका मिलेगा। आप अग्री करती हैं अनुपम जी के साथ कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छी इंडस्ट्री है? एब्सोल्युटली। आई थिंक हर इंडस्ट्री में अलग अलग किस्म के लोग होते हैं और हर इंसान का अपना नज़रिया होता है अपने काम को करने के लिए और अपने आप को पेश करने के लिए। और आप कोई भी इंडस्ट्री, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखिए, आप लीगल वर्ल्ड में देखिए, आप किसी भी वर्ल्ड में देखिए, टेलीविज़न में या फिल्म में, देयर आर चॉइसेस एंड इट्स अप टू यू एज एन इंडिविजुअल कि आप क्या चॉइसेस, आप किस मोड़ पे, आप किस सड़क पे चलना चाहते हैं। करेक्ट। दिया, सेक्युलरिज्म का आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो। हाँ, सिंबल हो। ओके। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड नाउ सिख। तो प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट इट। वेल, मैं पैदा हुई एक जर्मन फादर और एक बंगाली मदर के घर में। क्या नाम था आपके फादर का? फ्रैंक खानद्रिश। ओके। जब मैं 8 साल की थी वो गुज़र गए। मेरी मॉम ने रीमैरी किया था
एक मुसलमान आदमी से, जिन्हें मैं अब्बा कहती हूँ, जो मेरे पिता से मतलब कोई भी पिता से कम नहीं है। ही वॉज एन इनक्रेडिबल ह्यूमन बीइंग। मैं उनके घर में पली बड़ी। ऑफ कोर्स बंगाली है मेरी मॉम, तो दिवाली, दशहरा, हम सब दुर्गा पूजा सब बनाते थे, और ऑफ कोर्स वो कंटिन्यू हुआ। क्रिश्चियन, पापा क्रिश्चियन थे, फ्रैंक जो मेरे बायोलॉजिकल फादर हैं, तो क्रिसमस मनाया जाता था, ईस्टर मनाया जाता था। और फिर जब अब्बा के घर में रहने लगी तो ईद, और दादी के साथ, जो अब्बा की मदर थे, उनके साथ मैं मजलिस में जाती थी। आई वुड पार्टिसिपेट इन ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट दे वुड डू। एंड नाउ आई एम मैरिड टू अ पंजाबी। सो बहुत कम उम्र में मैंने मॉम से एक बार पूछा था कि मैं क्या हूँ, क्योंकि स्कूल में या आप कहीं भी जाते हो आपको रिलीजन लिखने के लिए कहा जाता है, या एक डिस्कशंस होती हैं बच्चों के बीच कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं ये वो। तब उतना नहीं होता था, लेकिन थोड़ा बहुत जब भी ये सुनने में आता था, तो एक बार मैंने पूछा कि मैं क्या हूँ, तो मेरे मॉम ने कहा कि तुम इंडियन हो। योर आइडेंटिटी इज़ अ कंट्री दैट यू आर बॉर्न इन। रिलीजन इज़ अ चॉइस। It's something that you can be born into, but with you it will be a choice. It was a wonderful lesson in secularism at a very early age. और मुझे बहुत कम उम्र में ये सिखाया गया था कि the most important religion in the world is humanity. अच्छा, ये बताइए रोमांस के बारे में कुछ बताइए। अपनी लाइफ में आपका फर्स्ट लव या फर्स्ट एक अजीब सा क्रेज़ होता है किसी एक्टर के लिए या किसी सेलिब्रिटी के लिए, या आपको लगता है ओ माय गॉड ही इज़ द पर्सन आई वुड लाइक टू। आई एम वेरी रोमांटिक, और बचपन से आई हैव हैड दीज वेरी रोमांटिक आइडियाज ऑफ लव। ऑफ कोर्स। तो किसी एक इंसिडेंट के बारे में बताइए ना। एक सीनियर स्कूल में एक लड़का था जो मेरे से 2 साल के सीनियर था, और मेरा बहुत बड़ा क्रश था उस पर। तो लेकिन मैंने कभी उसे बताया नहीं, और ना मैंने कभी किसी को बताया था। तो पता नहीं कि कैसे उसे पता चल गया होगा कि मैं आई लाइक हिम। तो रोज़ घर पे फ़ोन बजता था, और मैं दौड़ दौड़ के फ़ोन उठाने जाती थी, और लाइन पे वो गाना बजाता था, आई जस्ट कॉल टू से आई लव यू। तो बस वो गाना सुनकर मैं बड़ी खुश हो जाती थी कि he loves me too, but we never spoke about it in school. हम दूर दूर से एक दूसरे को देखते थे और मुस्कुराते थे और बड़े खुश होते थे। स्कूल में तो ऐसा ही रोमांस होता है। Until I found out he was doing the same thing to my best friend. Oh my God! Did it break your heart? No. I went straight to the principal's office and both of us complained about him. कि ये लड़कियों को छेड़ता है। हाँ। उसके बाद दिया, जब एक एक्ट्रेस बन जाता है इंसान, या मतलब आप ग्लैमर फील्ड में आ जाती हैं एक बार, आपको ऐसा कभी फील हुआ लाइफ में, अगर कभी किसी ने इंटरेस्ट शो किया और आपको हमेशा ये लगा कि ये सोच लोग आपके दिमाग में डालते हैं? मैं कभी नहीं भूलूंगी कि अर्ली डेज़ की बात कर रही हूँ। मेरा मेकअप एक बहुत सीनियर मेकअप आर्टिस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो, जब शादी करोगी, अब तुमने अपने लिए एक बहुत अच्छे मुकाम हासिल कर चुकी हो, तुमने नाम कमा लिया, पैसे कमा रही हो, शोहरत मिल रही है, ये ज़रूर याद रखना कि जिससे भी शादी करो वो बहुत बड़ा पैसे वाला इंसान हो। वो तुम्हें इसलिए शादी नहीं, तो क्योंकि फिर तुम रानी की तरह रहोगी, तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे लाइफ में। और मुझे ये बात बहुत बड़ी खोखली लगी, बहुत एम्प्टी लगी। आई एम नॉट अंडरमाइनिंग द फैक्ट दैट मनी इज इम्पोर्टेंट। आप सिर्फ प्यार के लिए शादी करती? मैं खुश थी प्यार के लिए शादी करने के लिए, क्योंकि मेरा मानना ये था कि अगर मैं खुद के पैर पे खड़ी हो सकती हूँ और ख़ुद का ख्याल रख सकती हूँ, तो I never viewed a male relationship as a relationship that would give me financial stability. आपको लगा कि बचपन से जो था कि मैं अपने खुद कमाऊंगी और खुद खाऊंगी, मैं तो शादी के बाद वो क्यों रुकेगा? करेक्ट। क्यों मैं किसी के मोहताज हो जाऊं या किसी पर डिपेंड करूं क्योंकि मैंने उनसे शादी की? शादी का जो रिश्ता होता है वो उससे कहीं ऊंचा होता है। प्यार तो हुआ मुझे और बहुत
बार एहसास भी हुआ कि मैंने गलत फैसले लिए। और काफ़ी साल बाद, आई थिंक मैं कुछ 26 या 27 की थी, जब मेरे ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आया जिससे मिलकर मुझे लगा कि ये ना ही सिर्फ एक खूबसूरत इंसान है, इसकी सोच खूबसूरत है, लेकिन ये बहुत मेहनती है। ये जो भी करेंगे अपने लाइफ में अच्छे से करेंगे। तो दिया, इस इंसान के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कोशिश से कामयाबी तक में, और हम बात कर रहे हैं दिया मिर्ज़ा से। दिया, अब मैं सिर्फ दिया मिर्ज़ा कहूँ या आपका फुल नाम दूँ, प्लीज़ बताइए। दिया मिर्ज़ा हांद्रिश सांगा। ओह माय गॉड, बहुत ही लंबा। अच्छा ये बताइए, पहले थोड़ा सा मुझे ये जानना है कि आपके फादर की कुछ बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई, तो क्या हुआ था? वॉज देयर सम काइंड ऑफ इलनेस? No, he just he was bitten by a rabid dog, और उन्होंने कोई मेडिकेशन, वो बिलीव ही नहीं करते थे एलोपैथी में। अच्छा। तो द इवेंचुअल कॉज ऑफ डेथ वाज डिहाइड्रेशन एंड हार्ट अटैक। एंड मैं उनसे मिली नहीं थी कुछ हफ्तों से या महीनों से, और जब ख़बर आई उनके गुज़रने की, तो मैंने काफ़ी टाइम तक ये बिलीव भी नहीं किया कि वो गुज़र चुके हैं। मैं 8.5-9 साल की थी, और मेरे जहन में सिर्फ ये बात दोहराती थी कि शायद वो मुझसे मिलना नहीं चाहते। शायद ऐसा क्यों आपको लगेगा कि आपके फादर आपसे? क्योंकि मेरे पेरेंट्स सेपरेट हुए थे, उनकी शादी किसी और से हो गई थी, मेरी मॉम की शादी मॉम के फिर से साथ हो गई रहती थी, थी। मैं अपने मॉम के साथ रहती थी। तो एक बहुत सारे एंगल्स और थॉट्स आ ही जाते हैं दिमाग में, एंड एक रेजिस्टेंस था आई थिंक टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, क्योंकि क्लोजर नहीं मिला था। आपने एक्चुअली देखा नहीं था ना उनको। उस तो बहुत टाइम लगा होगा इस बात से आपको, मतलब एक्सेप्ट करने में। I was about 13 and a half, 14 जब मैं ये मानने लगी कि हाँ शायद, I think when I was taken to his grave for the first time, that I believed that he was actually no अच्छा ये more. बताइए, हमेशा कहते हैं कि बच्चों पे बहुत असर होता है जब पेरेंट्स आपस में उनकी एडजस्टमेंट्स नहीं हो पाती हैं, तो आप इन दोज फ्यू इयर्स जब आपके मॉम और डैड में प्रॉब्लम्स रहीं, आपको कोई असर हुआ उसका? Of course, I used to feel very different. मतलब मुझे स्कूल में अभी स्पोर्ट्स डे होता था तो सबके एक सेट ऑफ पेरेंट्स आते थे, मेरे 2 सेट ऑफ पेरेंट्स आते थे। या कभी कभी कोई नहीं आता था, या कभी कभी एक रिप्रेजेंटेटिव आता था, दूसरा नहीं आता था। बट बिकॉज बोथ सेट्स वे सो वंडरफुल, आई हेट, मैं स्टेप फादर कहना बहुत बुरा समझती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं आता, क्योंकि वो अब्बा थे, उन्होंने बहुत। और आपको शायद ये कंपटीशन फेस भी नहीं करना पड़ा क्योंकि आप एक ही चाइल्ड रही, मतलब हाँ, उन्होंने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि वो एक और बच्चा पैदा नहीं करेंगे, ताकि मेरे ज़िंदगी में जो ऑलरेडी उन्होंने शायद अनवारंटिंग, आई मीन कोई भी पेरेंट नहीं चाहता कि इंटेंशनली बच्चे के ज़िंदगी में कश्मकश आ जाए। तो उन्होंने कॉन्शियसली डिसाइड किया, मेरी मॉम ने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि वो एक और बच्चा नहीं करेंगी, और उनका फोकस हमेशा मुझ पे ही रहेगा। बहुत सारी बातें किरण जी, अगर मैं बोलने लग जाऊँ तो आपके प्रोग्राम का टाइम बस नहीं होगा। फिक्र मत कीजिए, हम बहुत कुछ कवर कर लेंगे। नहीं, लेकिन मैं उस दौरान की बात कर रही थी एक्चुअली, बिफोर द सेपरेशन, जो एक पीरियड आता है एक हस्बैंड और वाइफ में, जहाँ की एक थोड़े झगड़े भी होते हैं, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं। मैंने मॉम से पूछा था कि मम्मा व्हाई कांट वी लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। तो उन्होंने कहा था कि यू नो समटाइम्स 2 people कैन लव ईच अदर अ लॉट बट दैट डजंट मीन दे कैन लिव टुगेदर। आई वाज 5.5 व्हेन आई गॉट दिस एक्सप्लेनेशन। तब ठीक से समझ नहीं आई थी, लेकिन बाद में बहुत खूबसूरती से ये बात समझ में आ गई। हाँ, कि कई बार 2 इंसान आपस में प्यार कर सकते हैं लेकिन एक छत के नीचे नहीं रह सकते। करेक्ट। बहुत बहुत गहराई है इस बात में। अच्छा,
फ्रॉम दैट रोमांस जो मॉम डैड का ऑब्वियसली लव मैरिज रही होगी, हाँ। मॉम की आपके फादर दोनों से बार। दोनों बार आपकी लव मैरिज के बारे में कुछ बताइए हमें। यू नो कहते हैं कि जब कोई बच्चा एक टूटे हुए घर से आता है तो उनके कॉन्सेप्ट्स शादी को लेकर बिखरे हुए होते हैं या नेगेटिव होते हैं। Negative होते हैं। मेरा हमेशा इस इंस्टीट्यूशन में बहुत बिलीव था। मैं चाहती थी कि कोई मुझसे इतना प्यार करे और मैं शादी करूं और एक अच्छा खूबसूरत पीसफुल घर बसाऊं, बच्चे पैदा करूं। मैं तो खुद बच्ची थी जब मुझे बच्चों से इतना लगाव था बचपन से ही। हाँ। सारे मेरे दोस्त मेरे बच्चे ही थे। I've always been extremely maternal and very caring. तो I really wanted that. I really wanted that. और काफ़ी वक्त लगा मुझे एक ऐसे इंसान से मिलने में। तो साहिल कैसे आए आपकी ज़िंदगी में, ये बताइए। एक स्क्रिप्ट लेकर आए। ओह, He अच्छा। wanted me to act in a film that he had written. और जब कहानी का नाम था कुछ इस तरह, और इट्स लाइक अ फिल्म स्टोरी एक्चुअली। मैंने आवाज़ सुनी उनकी फ़ोन पर और मुझे लगा था कि इतनी चार्मिंग तरीके से इन्होंने बात किया, कितनी मतलब तहजीब है इनमें। आई वॉज एक्चुअली वेरी इंट्रीग्ड टू सी द फेस बिहाइंड द वॉइस, एंड देन आई मेट हिम और मैंने स्क्रिप्ट सुनी और इट वॉज अ वेरी मूविंग, वेरी ब्यूटिफुल स्क्रिप्ट। और उस कहानी में उनकी इंसानियत और उनकी सोच की गहराई बहुत खूबसूरती से नज़र आ रही थी। And I was very attracted to that. I was very attracted to him. Almost instantly. उस इंसान की जो शारीरिक खूबसूरती या ब्यूटी कहें, It वो was really नहीं, his mind. उनका दिमाग और उनका जो दिल था वो आपको भा गया। Yes. हाँ? ओके। फिर मैं पीछे पड़ गई हाथ धोकर। तो फिर वो आपने फिल्म की? नहीं, वो फिल्म कभी बनी नहीं। बनी नहीं। लेकिन हम बहुत करीब आ गए। और मेरी जो फिल्म को लेकर जितनी भी एम्बिशंस थी, और जब मैं एक्टिंग करने लगी थी तब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे कुछ आई डिडंट नो व्हाट द मेथड इन द मैडनेस वाज। वो दौर भी कुछ थोड़ा सा अलग था, यू नो। सीन के पहले आपको शूट के पहले लाइंस मिल जाती थी या सीन मिल जाता था एक पेज को। I can't remember I think I read my first bound script before I went to shoot, almost 5 years into my career, maybe 6 years. My God, मतलब पहले 6 साल आपको किसी ने भी पूरी स्क्रिप्ट लाके नहीं दी कि दिया जी ये आपका रोल है और ये फिल्म हम बनाने वाले हैं। Oh my God. अच्छा, पहली फिल्म के बारे में बताइए। मैं शूट कर रही थी अब ओम जय जगदीश के लिए, अनुपम खेर जी की फिल्म, जिसके लिए मुझे साइन किया गया था। और सडनली वाशु भगनानी जी जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने आकर मुझसे वैन में मिले और कहा कि एक और फिल्म है जो मैं बना रहा हूँ, माधवन के साथ है, वो बहुत बड़े सुपरस्टार है साउथ के। और मैं जानती थी माधवन को क्योंकि मैंने बनेगी अपनी बात देखी हुई थी, एंड आई वाज अ बिग फैन ऑफ हिज। सो आई सेड अच्छा, तो ही सर अभी 2 हफ्तों में शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, तुमको करना है। My God. So I was like, अच्छा, मैं कहानी सुन लूं। लेकिन हीरोइंस के रोल्स हमारी फिल्मों में वैसे भी कुछ खास नहीं होते, you know But that. that film actually had a very special role for the girl. अब when I look back at it, I wish I had more time with that script. I wish I was given an opportunity to think about it. At that time आपको बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता था। मैं 3 फिल्मों पे काम कर रही थी, बैक टू बैक। दिन के 16 से 18 घंटे शूटिंग में निकल जाते थे। तो यू डिडंट हैव द और मैच्योरिटी नहीं, वो समझ नहीं, सोचने का मौका नहीं। एंड यू वांट, आई वाजंट अ ट्रेन्ड एक्टर, सो आई वाज रियली लर्निंग ऑन द जॉब। एंड देन बस रातों रात लिटरली आई वाज ऑन द फिल्म सेट ऑफ रहना है तेरे दिल में। अच्छा, ये बताइए दिया, आपके इतने सारे फैसेट्स हैं, मतलब मल्टी फैसेटेड है आप, ये करती हैं, वो करती हैं, वो करती हैं, वो करती हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं, बहुत सारे इंटरेस्ट्स हैं, कैसे कर पाती हैं और क्या क्या करती हैं? आई थिंक मेरे अंदर बहुत सारे सवाल उबलते रहते हैं। आई एम अ सीकर।
देयर इज दिस कांस्टेंट डिज़ायर टू ग्रो, टू लर्न मोर, टू डू मोर. तो 7 साल फिल्म करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक प्रोफेशनल एक्टिंग कोर्स करना है प्रॉपर. Okay. तो मैं चली गई कोर्स करने. अच्छा, फिर मैंने डिसाइड हंसते किया नहीं थे आपको देख के? नहीं, क्योंकि आई थिंक एक इवन द वे वी ब्रॉट अप, देयर सो मच अबाउट आप डॉक्टर बन जाओ या आप लॉयर बन जाओ या आप टीचर बन जाओ. वी डोंट एनकरेज मल्टीफैसेटेड पर्सनैलिटीज इन जनरल. आई थिंक the desire to do more with your life, चाहे वो क्रिएटिविटी हो, आप पेंटिंग कर रहे हैं, आप फोटोग्राफी कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप लिख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप सोच रहे हो, आप पूछ रहे हो, ये सब आप करती हैं. हाँ. इन सब में फिर एक्सप्रेशंस आ ही जाती हैं. सारा मैं ये इस शॉर्ट में छोटे से टाइम में तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन इस वक्त हम ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इस बारे में आप मुझे कुछ और बताएंगी. तो अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. कोशिश से कामयाबी तक. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कोशिश से कामयाबी तक में, और मैं हूँ किरण जुनेजा. हम बात कर रहे हैं दिया मिर्ज़ा से. तो दिया, हम बात कर रहे थे कि आप इतनी सारी चीज़ें कैसे कर लेती हैं. प्लीज़ मुझे बताइए. एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, फिलांथ्रोपिस्ट हैं, राइटर हैं, और पता नहीं क्या क्या हैं. आई थिंक जब आप कुछ करना चाहते हो तो वक्त बन ही जाता है. अलग अलग दौर पे अलग अलग चीज़ों से इंटरेस्ट बढ़ा मेरा. फिलांथ्रफी फॉर इंस्टेंस, एक्चुअली राइट थ्रू स्कूल मैं एक जे कृष्णमूर्ति की फ़िलॉसफी पे आधारित स्कूल में गई हूँ. तो सोशल कमिटमेंट एंड सोशल अवेयरनेस वाज अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ माय स्कूल एजुकेशन. तो बचपन से ही हमको सिखाया गया था कि टू बी आप एक अच्छे नागरिक तभी बनते हो जब आप सोशली कमिटेड होते हो और अवेयर होते हो. मुझे बहुत सारे लोग बुलाते थे और मैं चली भी जाती थी क्योंकि बड़ा अच्छा लगता था. लेकिन फिर एक मोड़ आया जब मैंने कहा कि नहीं, मेरे खुद के पर्सनल कन्विक्शंस हैं, बहुत एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं जिन्हें मैं स्ट्रीमलाइन करना चाहती हूँ, या जो मेरा सोशल कमिटमेंट और वर्क है मैं उसको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहती हूँ. तो तब मैंने 6-7 साल पहले मैंने डिसाइड किया कि जो एनवायरमेंटल कॉजेज़ हैं मैं उनसे सबसे ज़्यादा जुड़ूंगी. मैं सैंक्चुरी एशिया के साथ उनकी टाइगर एम्बेसडर हूँ. तो हम स्कूल के बच्चों के साथ जुड़कर बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, जंगल में जाते हैं. अच्छा. बच्चों का रिश्ता जो नेचर के साथ है वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं. मेरी उम्मीद जागी रहती है. आई एम एन इटर्नल ऑप्टिमिस्ट एनीवे, बट आई रियली थिंक कि जो हमारे देश के नौजवान पीढ़ी हैं, जो बच्चे हैं, उनमें जितनी समझ है एनवायरनमेंट को लेकर एंड रिस्पेक्ट फॉर नेचर एंड केयर फॉर नेचर, I think we should be okay as long as they're around, because they will keep asking the right questions. Okay. Outside of that, I work with the Cancer Patients Aid Association. कैंसर एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जो हमारे देश में बहुत बढ़ती जा रही है. 1 in 10 people have cancer, and that's a frightening statistic. It's also the most expensive illness. So really the perspective is to spread the message कि कैंसर does not mean death. It does not have to mean death. आप कैंसर से ठीक हो सकते हो अगर आपका टाइमली प्रोग्नोसिस हो, डायग्नोसिस हो, और क्योर, एक्सेसिबिलिटी क्योर के लिए हो. अच्छा, यहाँ से जाते हैं हम आपकी कंपनी पर, जो एक नई कंपनी प्रोडक्शन हाउस आपने स्टार्ट किया है, बॉर्न फ्री. इसका नाम बॉर्न फ्री क्यों रखा आपने? क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तब हम असली मायने में आज़ाद होते हैं, और क्रिएटिविटी आज़ादी में ही पनपती है. हाँ, पनपती है. So the emphasis for Born Free really is to let everybody who works with us know that आप आज़ाद हो. साहिल ने आपको प्रपोज कैसे किया? ओ बाबा. तो मैं हमेशा साहिल से कहती हूँ कि दुनिया के सबसे अनरोमांटिक आदमी हैं. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं खुद इतनी रोमांटिक हूँ और ये रोमांटिसिज्म्स हैं मेरे अंदर, बट ही इज़ नेवर बिन लाइक दैट.
तो हमारी शादी की डेट पक्की हो गई, सब तय हो गया। तो मैंने एक दिन कहा कि साहिल शादी के डेट पक्के हो गए, लेकिन अभी तक तुमने मुझे पूछा नहीं कि क्या मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। प्रपोज नहीं किया। तो इसे देखो, जब मैं करूँगा तो तुम देखती रह जाओगे। तो ट्रू इनफ ही सरप्राइज्ड मी कम्प्लीटली। हम न्यूयॉर्क में थे, एक इवेंट पे गए थे, और आउट ऑफ द ब्लू ही सेड चलो ब्रुकलिन ब्रिज जाते हैं। और उन्होंने बहुत बार ब्रुकलिन ब्रिज की बात की थी बिकॉज इट वॉज अ वेरी सिम्बॉलिक प्लेस फॉर हिम। ही हैड मेड अ वेरी बिग डिसीजन इन हिज लाइफ ऑन दैट ब्रिज। अच्छा। सो ही सेड आई हैव टू टेक यू एंड आई हैव टू शो यू ब्रुकलिन ब्रिज। सो आई सेड चलो जाते हैं। तो व्हाट वाज सपोज्ड टू बी अ टूरिस्ट विजिट टर्न्ड आउट टू बी अ प्रपोजल, because out of nowhere, भरी भीड़ में, he went down on one knee and he was, will you marry me with a beautiful ring? But before that, I said ये ब्रुकलिन ब्रिज की हिस्ट्री क्या है बताओ। 1835 में उन्होंने कैसे ये बिल्ड किया था, मतलब it's a heroic feat. तो he started reading something from his phone, so that those lines that he was reading out to me really were how this bridge symbolizes our relationship. And I had tears in my eyes, I was crying. And I was thinking to myself कि मैं क्यों बार बार कहती हूँ कि ये क्यों रोमांटिक नहीं बनता। ये देखो, what more would इससे a ज़्यादा woman ever रोमांस want? क्या हो सकता है। अब हम जाते हैं रैपिड फायर में। Okay. आपका फेवरेट मॉन्यूमेंट? आईफिल टावर, ताजमहल, लीनिंग टावर? ताजमहल। अगर आपके पास टाइम मशीन हो तो इनमें से किस ईरा में जाना पसंद करेंगी? 60s, 70s या 50s? 50s. क्यों? Post independence. The era of post independent India fascinates me. इनमें से एक ऐसी चीज़ जिसके बिना आप जी नहीं सकती? फैमिली, फिल्म्स, कॉफ़ी? Family. आपका पर्सनल स्टाइल स्टेटमेंट? टी शर्ट, जीन्स, ड्रेसेस, साड़ीज़ या सलवार कमीज़? सलवार कमीज़ और साड़ी। अगर आपको विदेश में रहना पड़े तो कहाँ रहना पसंद करेंगी? म्यूनिक, न्यूयॉर्क या लंदन? न्यूयॉर्क। मुंबई के बारे में सबसे ख़राब बात क्या लगती है आपको? ट्रैफिक, बारिश, सड़कों के गड्ढे? आई थिंक लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सड़कों के इट वुड बी द सड़कों के गड्ढे। आपका फेवरेट क्विजीन? मुगलाई, कॉन्टिनेंटल या चाइनीज? मोगलाई। यस। एनी डे। मैं खुद पकाती हूँ। क्या बनाती हैं? आई मेक एवरीथिंग, तो great फ्रॉम cook भी हैं। हैदराबादी हलीम टू बिरयानी टू नहारी टू एवरीथिंग। तो कुक भी हैं? हाँ। Oh my God, ये तो छोड़ ही दिया आपने, बताया भी नहीं। आपने पूछा नहीं। आपके फेवरेट खान? शाहरुख खान, सलमान खान या आमिर खान? मेरा पहला प्यार मुझे सलमान खान से हुआ था। Okay. मैंने प्यार किया कुछ 27 टाइम्स देखी Oh थी। my God. आई वाज मैडली इन लव विद सलमान खान, सो आई विल ऑलवेज से सलमान खान फर्स्ट। 60s के ज़माने से आपके फेवरेट डायरेक्टर? गुरुदत्त, वी शांताराम या KL सहगल? गुरुदत्त। क्यों? मेलंकली, इथॉस, जस्ट ह्यूमन साइकोलॉजी, बहुत अलग टाइप के रोमांस। आई नो इट वाज उनकी हर फिल्म में एक अलग टाइप का रोमांस होता था। रियली ही वाज जस्ट डीप, ही वाज डीप। दैट्स ट्रू। अच्छा ये बताइए, अकेली थी, ओनली चाइल्ड थी, सिबलिंग्स नहीं थे, तो कभी बहन भाई की कमी महसूस नहीं हुई? मेरे बेस्ट फ्रेंड्स मेरे बहन भाई बन गए। तो मैंने हमेशा अपने दोस्तों को सिर्फ दोस्त नहीं माना, फैमिली माना है। तो मेरी अभी भी, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड दुनिया में, शी इज़ माई सिस्टर थिया, जो जिनके बिना मेरी ज़िंदगी में वाकई एक अधूरापन हो जाएगा। खाने के बारे में आप बता रही थी, तो खाना कहाँ से जब सीखा? आप अकेले बच्चे हो हाँ। और आपके पेरेंट्स काम करते हैं तो आपको आप बनाना पड़ता है। सीख जाते हैं खाना बनाना। जब आप अकेले शहर में रहते हो, किसी दूसरे शहर में, तो आप सीख जाते हो। There's so many things that become a part of your personality and your identity because you are। नहीं, लेकिन क्या है, दो तरीके पर शौक हमेशा से हाँ, था। वो मैं पूछ रही हूँ कि कुछ लेडीज को, कुछ विमेन एंजॉय, Yeah. हाँ, हम एंजॉय करते हाँ, हैं मैं- कुकिंग करना, हाँ। और कुछ ऐसे हैं जो मजबूरी में करते हैं। नहीं, मुझे बड़ा मजा
मजा आता है। तो बना बना के साहिल को खिलाती हैं आप? हाँ, और वो अरे भी खुद भी वाह। बनाते हैं। ओह, तो We आप दोनों love to किचन में cook घुस जाते हो तो together. झगड़े नहीं होते? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। इट्स वेरी क्लियर, जब वो पका रहे होते हैं आई एम द सूस शेफ, जब मैं पका रही होती हूँ वो सूस शेफ बन जाते हैं। तो काटना और हैंड ओवर करना वो मेरा काम होता है जब ही इज कुकिंग। सो इट्स अ लवली बैलेंस, ब्यूटीफुल। तो राइटिंग के बारे में कुछ बताइए। मैं बचपन से लिखती हूँ डायरी, तो आई ऑलवेज एक्सप्रेस माई थाट्स। जो भी मेरे दिल में आता है, सवाल उठते हैं, चाहे वो एक पॉलिटिकल कमेंट हो या पर्सनल कमेंट हो या सोशल कमेंट हो, मैं हमेशा अपनी डायरी में लिखती थी। मैंने वीर सांघवी जी के साथ इंटरव्यू किया था कुछ 7.5-8 साल पहले। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम लिखती क्यों नहीं, तुम इतना अच्छा बोलती हो, तुमने लिखना चाहिए। तो आई एक्चुअली टुक अप हिज सजेशन, और उन्होंने मेरे लिए मैंने एक एडिटोरियल कॉलम लिखना शुरू किया था हिंदुस्तान टाइम्स के लिए। तो मैं फोर्टनाइटली लिखती थी और बड़ा मज़ा आया। आई रियली एन्जॉयड दैट प्रोसेस। तो आप बुक लिखना प्रेफर करेंगी? यस। पेंटिंग आप करती हैं वो मुझे मालूम है, मैंने देखी हुई है, बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। एग्जीबिशन क्यों नहीं करती? क्योंकि मेरी पेंटिंग्स मेरे लिए है। नहीं, आपकी पेंटिंग्स प्रिटी गुड, सो यू शुड उसको परस्यू कीजिए। आप बहुत अच्छा पेंट करती हैं। थैंक यू। बहुत मज़ा आया दिया, और इतनी सारी बातें कि मुझे समझ नहीं आ रही कि फिर से तुम्हें बुला के एक और इंटरव्यू करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, I'd love to see you again. Anytime. प्लेजर एब्सोल्युटली। रैपिड फायर भी हो चुका है, तो अब आपको हमारे लिए Autograph. एक ऑटोग्राफ साइन करना है, और साथ में कुछ लिखना पड़ेगा हमारे शो के बारे में। Of course. अरे वाह, ये इतना जल्दी आ गया। हम दूरदर्शन में बहुत जल्दी काम कर लेते हैं। दिस इज अनबिलीवेबल, आई शॉक। That's done. Thank you so much. I mean every word. ये हम दिखाएंगे अपनी ऑडियंस को कि आपने क्या लिखा है हमारे बारे में। तूफानों से झुके नहीं, झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम Thank कभी you. डिगे नहीं, राह में हम आज बात कर रहे थे दिया जी से, और अगले हफ्ते एक और सेलिब्रिटी को लेके हम आपके पास आएंगे। तब तक के लिए दिया कुछ गप्पे मारते हैं। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार राव। म्यूज़िक में मुझे लव सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं। इससे पहले आपने मुझे आज तक कई भूमिकाओं में देखा है, अलग अलग फिल्म्स में देखा है। पहला फ़ोन कॉल जो हर उस एक्टर की जो शहर में आता है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जब आपको कॉल आता है और आपको कहते हैं कि कांग्रेचुलेशन। तो मेरी ये कोशिश मेरी इस कामयाबी के सफ़र तक कैसी रही। फैमिली का कॉल आता है और आपके दोस्त यार जो इतने आपसे मतलब 200 टाइम्स ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है। ये जानने के लिए देखिए कोशिश से कामयाबी तक, सिर्फ डीडी नेशनल पर।